गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं फ्रेंड बीपीएससी जीके जेएस को। तो अभी हमारा अर्थशास्त्र का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, समसामयिकी हैं, यूथ कंपटीशन की बुक से भी हैं फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए आप, और जो भी हमारे फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करें और एक कमेंट भी करें। लास्ट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ज़रूर अपना एक्सप्रेशन छोड़ें फ्रेंड। और हमने इसी चैनल पर शिक्षण कला एवं दक्षता की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। सीरियल वाइज पूरा यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व किया गया है और निरंतर क्लासें भी हो रही हैं आपकी। तो चलिए, सभी का स्वागत है, सभी साथी से अनुरोध है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो 169 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की दर क्या है? तो 11% है, 10% है, 9% है या फिर 8% है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर या फिर संसाधनों का उपयोग। तो फ्रेंड मुद्रा की मात्रा जो है ये आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यावसायिक बैंक का या विकास बैंक का, निवेश बैंक का या फिर सहकारी बैंक का। तो जीवन बीमा फ्रेंड किसका उदाहरण है? यह एक निवेश बैंक का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि पहले आप जो है निवेश करते हैं, अपने निकासी करते हैं कुछ, अपनी बचत खाते से कुछ निकासी करके कहीं निवेश करते हैं, ठीक है। तो बाद में इसका जो है प्रतिफल आपको रिटर्न में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। वाणिज्यिक बैंक, आरडीबीआई, ठीक है, नाबार्ड या फिर सहकारी उधार ढांचा। तो भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है फ्रेंड, ये सहकारी उधार ढांचा। 178 पेज मैंने पहले कवर किया था और ये 179 पेज है फ्रेंड। भारतीय मुद्रा छापा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वित्त मंत्रालय में, संसद में या नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो भारतीय मुद्रा छापा जाता है फ्रेंड कहाँ पे? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से मुद्रास्फीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, निजी बैंकों का नियंत्रण करना या शेयर बाजार का नियंत्रण करना, बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। तो सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है फ्रेंड? ये मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, ठीक है। तो मतलब आपूर्ति का नियंत्रण करना मतलब पूर्ति करना, ठीक है। तो आपूर्ति ना होने पाए इस पर नियंत्रण रखती है मुद्रा नीति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश डैश सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। तो चिलैया कमेटी या दांतावाला कमेटी, नरसिम्हन कमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिफारिशों पर मतलब किसकी सिफारिशों पर ब्याज दरों का नियंत्रण आधारित है? तो नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये एक सेकंड, कहाँ आ गए? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ही गुम हो गया। ये क्वेश्चन था फ्रेंड ना जी। तो सिफारिशों पर बैंक ब्याज दरों का जो नियंत्रण आधारित होता है फ्रेंड, किस कमेटी द्वारा होता है? तो ये नरसिम्हन कमेटी द्वारा होता है। और नरसिम्हन कमेटी
ये 1991 ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की गिनती लाभ प्रथा के लिए बैंकों की ब्याज दर रूपी आय में गिरावट के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है 5% है, 6% है, 7% है या फिर 8% है। तो भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की जो मानक एक क्राइटेरिया रखा गया है फ्रेंड, वो है 8%। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है भूमि विकास बैंकों के रूप में, वाणिज्यिक बैंकों की शाखा के रूप में, अनिर्धारित बैंकों से या फिर अनुसूचित बैंकों से। तो फ्रेंड, अनुसूचित बैंकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वह वर्गीकृत किया गया है। किसके लिए? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड उधार देता है कृषि के वेस्टिक को, ग्रामीण विकास की संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण बैंकों विकास के बैंकों को या कृषि के लिए राज्य सरकार को। तो नाबार्ड फ्रेंड ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को क्या देता है? ऋण देता है, उधार देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो शिखर स्तर का मतलब सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक या फिर कृषि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इंपीरियल बैंक। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट देखिए, दुर्लभ मुद्रा मतलब हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है या विकासशील देशों का है। तो दुर्लभ मुद्रा फ्रेंड किसका है? विकसित देशों का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा सा है। बेयर नेस्टीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। तो ये तो राइट है फ्रेंड। और BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया। BNI 26 संकेतों पर आधारित है, ये भी राइट है। BNI 6 आयाम होते हैं। तो फ्रेंड 1 और 3 सही है, 1 और 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कीमत स्तर घटा है? प्रथम योजना, द्वितीय योजना, चौथी योजना या फिर वार्षिक। तो फ्रेंड, प्रथम योजना के अंतर्गत कीमत स्तर को घटाया गया है। तो 1991 से लेकर आज तक संपूर्ण आयोजन काल में केवल पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? अगर मान लीजिए पूछा जाए तो 1951 से 56 की अवधि में हुई थी, और जिसमें कीमत स्तर नीचे आया है। थोक कीमत सूचकांक मतलब WPI आधार पर 1961 से 62, 100 से जो 1950 से 51, 89 या 1950 से 56 में गिरकर 74 हो गया। अर्थात इन 5 वर्षों में कीमत स्तर में 3.2% की वार्षिक कमी आई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड या फिर राज्य वित्तीय निगम या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, नाबार्ड नहीं है। औद्योगिक वित्त में भारत औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन नाबार्ड नहीं है। और आप देख सकते हैं
कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो 1982 में हुई थी। और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और औद्योगिक वित्त से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इलाहाबाद बैंक या ऑप्शन ई? तो फ्रेंड ऑप्शन ई राइट है, ठीक है। तो वित्त का स्रोत नहीं है तो अभी आपने देखा ही है, एक नाबार्ड तो है लेकिन औद्योगिक वित्त का नहीं है ये। अगर अभी जो पीछे प्रश्न देखा था तो इसमें देखिए, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, तो सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे लघु बड़े उद्यमों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है आनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय प्रणाली पर या पूर्ण परिवर्तन प्रणाली पर? देखिए, आप लोग इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और ये हमारा भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अभी सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं समझ में आता है तो क्लास को 2 बार देख लिया करिए, 3 बार देख लिया करिए, क्योंकि याद तो आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, न्यूनतम कोष प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। आगे देखिए, अब ये समाप्ति की तरफ ही है अर्थशास्त्र आपका। हाल में डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं। सरकार की आय में वृद्धि हेतु, सरकार की मनमानी निर्णय या अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो पिछली सरकार के लिए उठाए गए कदम परिपालन है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के ने भारत विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है। तो नाबार्ड के द्वारा, एग्जिम बैंक के द्वारा, IDBI के द्वारा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो भारत रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी व्यापार में धन लगाने की मदद की, किसके द्वारा? एग्जिम बैंक के द्वारा। एग्जिम बैंक, एक्सिस बैंक अलग है फ्रेंड। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब आयात और निर्यात बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1982 में हुई। इसमें निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। EPCG का फुल फॉर्म रूप क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो EPCG का पूर्ण रूप है फ्रेंड, एक्सपर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। 2019 में पूछा गया है ये प्रश्न, तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? चौथी, 5वीं, 6ठी या फिर 8वीं? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई, 6ठी। नेक्स्ट देखिए, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? तो निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, या लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, या 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 189 देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित सहस्त्राब्दी घोषणा की, ठीक है, कि के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्त्राब्दी मतलब सहस्त्रों में की, ठीक है, हजारों में की, ऐसे याद कर सकते हैं, विकास उद्देश्यों तथा 17 लक्ष्यों की घोषणा की, जिनकी प्राप्ति सदस्यों देशों द्वारा 2015 तक करना था और 8 शताब्दी तक विकास का उद्देश्य है। सहस्त्राधि बहुत कठिन वर्ड है, मतलब अनगिनत। नेक्स्ट देखिए, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? अब बताइए, साप्टा का फुल फॉर्म बताना है आपको। साउथ एशिया प्रोफेशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इसका, साउथ एशिया प्रोफेशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको, साप्टा, SAPTA, ठीक है। और ये है क्या चीज़? तो फ्रेंड ये पूर्ण रूपेण तो है ही, तो ये 7 दिसंबर 1995 में अस्तित्व में आया और इसका पूर्ण रूप तो आपने देखा क्या है, और ये दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता है, साप्टा, ठीक है, दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड, कोई नहीं, क्योंकि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो आइए देखते हैं किस में होती है। तो भारतीय रुपये विनिमय दर का निर्धारण विकसित देश की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता है फ्रेंड, ठीक है। और इस विदेशी मुद्रा में बास्केट में 5 देशों, मतलब 5 देशों का जो ग्रुप होता है, समूह मुद्रा में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन है, और ब्रिटेन की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग, और चीन की रेमेनवी तथा प्यूरो को रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसकी किसकी मुद्रा को रखा गया भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित करने में फ्रेंड? तो एक तो 5 देशों के समूह को रखा गया है, 5 देशों की जो मुद्राएं हैं बास्केट, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे जापान, ब्रिटेन, चीन, ठीक है, और प्यूरो, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, एपिक का पूर्ण रूप क्या है? एपिक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, या एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल, या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए फॉर एशिया, पी फॉर पैसिफिक, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कॉरपोरेशन। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा औपचारिक उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, अभी अभी आपने देखा कब हुआ था। तो 7 दिसंबर 1994 को, 7 दिसंबर 1993 को, या 7 दिसंबर 1995 को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7 दिसंबर 1995 को। नेक्स्ट देखिए, और ये है क्या? साप्टा है क्या? तो ये दक्षिण एशिया व्यापार का समझौता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? इम्पोर्टेंट है, चीन, म्यांमार, मालदीव, भूटान। तो कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं, स्टार क्यों लगा है। तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सहयोग से संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क, ठीक है, तो दक्षिण एशिया ने निम्न 7 देशों को सार्क में शामिल किया था। पहला है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान। और सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बनने का निर्णय सदस्य राष्ट्रों द्वारा सबकी मति से लिया गया था। अफगानिस्तान 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया था। अतः वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं हैं। अतः विकल्प ए, बी दोनों सही हैं। तो विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, मतलब चीन को भी और म्यांमार भी ये सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, या फिर नेपाल, या फिर पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अफगानिस्तान नहीं है। नेक्स्ट देखिए 200 क्वेश्चन,
वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर सऊदी अरब। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। 19-20 की बात है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात भारत की हिस्सेदारी की थी। 5%, 6%, 2% या फिर 3%। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, 3%। 17 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3% थी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना मतलब निर्विक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? निर्विक याद रखिएगा। तो कृषि, औद्योगिक, स्वास्थ्य और निर्यात। तो फिर निर्विक निर्यात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया भारतीय मुद्रा की आंशिक विनिमयता या भारत मुद्रा का पूर्ण विनिमयता, चालू खाता का पूर्ण विनिमयता या पूंजी खाता का पूर्ण विनिमयता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, चालू खाता का पूर्ण विनिमयता। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्राएं पारचित भंडार में हैं। तो देखिए कितना है फ्रेंड, 34,55,882 करोड़ है, या 30,55,882 करोड़, या 32 करोड़ 55,882, या 28 करोड़ 55,882 करोड़। कहीं गलत पढ़ दिया हो तो ध्यान दे दीजिएगा आप। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 28 करोड़ 55,882 करोड़। आगे देखिए, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है? IFC, IBRD या फिर ADB, IDA। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, ADB। तो ये जो है वित्तीय संस्था विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है, जबकि IFC, IBRD, IDA ये सब संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, WTO अस्तित्व में आपका बाया बताना है। जनवरी 1994, जनवरी 1995, जनवरी 1996, जनवरी 1997। तो फ्रेंड कब आया? जनवरी 1995 में WTO अस्तित्व में आया। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में भारतीय रुपयों का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1990, 1991, 1994 या फिर 1999। तो फ्रेंड 1991 में महीने में रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? USA, जापान, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या इंग्लैंड। तो फ्रेंड जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सोलो को, मार्शल को, अमर्त्य सेन को या फिर पाल सैमुअल्सन को। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, 1998 का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला। और किस चीज़ के लिए मिला था फ्रेंड? तो इन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र और उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। एकेडमिक की विज्ञप्ति के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के परिणाम स्वरूप अकाल निर्धनता से जुड़े आर्थिक तंत्र को समझने में सहायता मिली। अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तकों में कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 तथा पॉवर्टी एंड फैमियंस सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें हैं। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी, एस्थर ड्रापलो तथा माइकल फेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु और उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए किया गया। वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र पुरस्कार पाल आर
मिलग्रोम रॉबर्ट विल्सन को नीलामी के सिद्धांत के रूप में, ठीक है, नीलामी के सिद्धांत के रूप में नीलामी प्रारूपों के सुधार के लिए दिया गया था। किसको? इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो रॉबर्ट विल्सन को नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया। जबकि वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डेविल कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट तथा ग्यूडो डब्ल्यू इवेंस को दिया गया। ये आप याद रख लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट करके आप एक बार पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1991 में, जुलाई 1993, जुलाई 1997 या फिर जुलाई 2001। तो रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन फ्रेंड जुलाई 1991 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं? तो फ्रेंड 7 हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कूट वाला प्रश्न है, लेकिन छोटा बहुत करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से पीआई को कार्ड स्कीम किसके मेल खाती है? तो इसका अभिप्राय भारतीय मूल्य के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। राइट है ये। पीआईओ कार्ड रखने वालों के लिए वीज़ा ज़रूरी है, या फिर इसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में निवासी शामिल हैं, या फिर वे भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय, विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें कृषि और पौध से संबद्ध संपत्ति भी शामिल है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, केवल 1 सही है, ठीक है, केवल 1 सही है। तो केवल 1 सही है, ठीक है। ये जो पीआईओ कार्ड होता है फ्रेंड, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। वे क्या करते हैं? पीआईओ कार्ड रखते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पीआईओ का फुल फॉर्म क्या है? पर्सन इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसके तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या फिर गेट्स? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है फ्रेंड? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में हुई थी, ये तो राइट है। द्वितीय 1556 से 61 में हुई, ये भी सही है। तृतीय 61 से 66 में सही है। लेकिन चतुर्थ 1966 से 71 में नहीं हुई थी, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1969 से 74 तक, 71 तक नहीं थी, 74 तक है। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग एक है, मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है या स्वशासित निगम है? तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है, स्वायत्त निगम है या एक मंत्रालय है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसे ही 2014 कब दिया गया था? 14 या 15 में। तो इसे ही फ्रेंड 1 जनवरी 2015 में किस नाम से इसके नाम पर चेंज किया गया? तो नीति आयोग नाम दिया गया था, ठीक है। योजना आयोग के बदले नीति आयोग। अगर पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेंड पदेन अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर या फिर पूंजीवादी
व्यवस्था पर या फिर गांधीवादी। तो अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था फ्रेंड, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है रोजगार बढ़ाने का, आयात बढ़ाने का, उद्योग या फिर प्रेस की स्वतंत्रता को। तो फ्रेंड रोजगार बढ़ाने की प्राथमिकता देता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखिए, तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद, योजना आयोग या फिर योजना मंत्रालय। तो फ्रेंड राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है, राष्ट्रपति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट देखिए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1990 से 95, 1991 से 96, 1992 से 97 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है फ्रेंड 1992 से 1997। नेक्स्ट देखिए, 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो 6.5%, 4.5%, 6.0% या 5.6%। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 5.6%। नेक्स्ट देखिए, भारत में योजना अवकाश था, मतलब अवकाश मतलब छुट्टी थी, हॉलीडे था। तो 1961 से 69, 1966 से 69, 1974 से 79, 1976 से 79। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1966 से 69। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड, ठीक है। 187 नंबर पेज कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब अगेन।